बच्चों आज हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है, आप लोग भूगोल का यूनिट नंबर कर रहे हैं ख, और उस ख में हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन। कौन संसाधन? जैसा कि आप सभी को पता है, मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताओं में हवा जिस प्रकार जरूरी है, जिस प्रकार उसको रहने के लिए मकान जरूरी है, उसी प्रकार पीने के लिए पानी की आवश्यकता है। और पानी जो है वो मूलभूत आवश्यकताओं में आता है, मतलब इसके बिना आदमी को रहना क्या है, मुश्किल है। तो आज हम लोग जो जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? जल संसाधन। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा अगर हम परेशान हैं तो किससे हैं? जल के कमी के कारण। और जब हम लोग जल के इस कमी को झेलते हैं, ऐसी अवस्था को जल संकट कहते हैं। तो हमारे पास जल संकट की भी समस्या है। ऐसा माना जाता है कि आपका जो अर्थ है, यानी ये पृथ्वी है, उस पृथ्वी में कितने भाग में? 3 भाग में क्या है बच्चों? जल है। 3 भाग में क्या है? पानी है 3 भाग में, और यह तीनों भाग में पूरा का पूरा जल भरा हुआ है, और एक भाग क्या है? खाली है। पृथ्वी पर इतना मात्रा में, इतनी अधिक मात्रा में जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। कौन ग्रह? अंग्रेजी में इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। लेकिन जानकारी के मैं बता दूं, लगभग 98%, मतलब 97% के आसपास एक लिमिटेड आंकड़ा है, जो पानी हमारे लिए बेकार है, अर्थात वह खारा पानी है, अर्थात वह नमकीन है। क्योंकि हमारे पास जो समुद्र है उसके सारे पानी कैसे हैं बच्चों? नमकीन, जो एक साधारण मानव के लिए जीने के कोई काम नहीं है। यानी आप नमकीन पानी नहीं पी सकते हैं, न उसे अपने रोजमर्रा की काम कर सकते हैं। तो बचा इधर लगभग 2.5% के आसपास जल, वही मीठा है जिनमें नदी नाले पोखर जो भी हो, ठीक है ना, जो मीठा जल है उसका हम लोग दैनिक जीवन में क्रियाकलाप करते हैं। समझ में आई? अब जल का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है? तो साधारण तौर पर हम लोग समझते हैं जल का उपयोग क्या है। तो पहला जल का उपयोग है दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन कहने का मतलब डेली लाइफ, नहाने में, खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, पानी पीने में। इसके अलावा पानी का क्या उपयोग हो सकता है? तो फैक्ट्री में उपयोग हो सकता है। इसके अलावा पानी का क्या उपयोग हो सकता है? तो सिंचाई में हो सकता है। इसके अलावा जल का क्या उपयोग हो सकता है? पन बिजली तैयार करने में। समझ में आए? बिजली जो हम लोग तैयार करते हैं वहां भी, इन सभी जगहों पे हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? पानी का, यानी जल का। अब जल के स्रोत क्या क्या है मैं आपको बता दूं। जल के स्रोत के बारे में जब जानिएगा तो जल के स्रोत कितने हैं, तो आप जल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जल एक है भूपृष्ठ पर। जल के स्रोत कितने हैं उसको समझिए। ये समझ में आ गया सबको? कितने प्रतिशत जल है हम लोग के पास? मतलब 75% जल है आपके पास, और 75% जल में होने के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं बच्चों? नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जल के स्रोत के बारे में जानते हैं, तो आपको जल का स्रोत कहाँ है? सबसे पहला है जल का स्रोत, वह है भूपृष्ठ जल। कौन जल? दूसरे भाग जो जल का स्रोत है उसको बोलते हैं भूमिगत जल। कौन जल? और तीसरा जो जल का स्रोत है वो कौन सा है? वायुमंडलीय जल। और आखिरी क्या है बच्चों? महासागरीय जल। अब सोचने वाली बात यह है कि हम लोग के पास 4 तरीके से जल के स्रोत हैं। पहला क्या है? भूपृष्ठ, यानी जमीन के ऊपरी सतह पर जो जल आपको दिखाई देता है, जैसे पोखर में है, नदी में है, ठीक है ना, नाले के ऊपर दिखाई दे रहा है। जो जल आपको आंख से दिखाई दे रहा है, ऊपरी सतह पर जल दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है? भूपृष्ठीय जल के अंतर्गत आता है। दूसरा है बच्चों भूमिगत जल। आप लोगों को पता है जब हम लोग पंपिंग करते हैं, यानी हैंड पंप लगाते हैं, बोरिंग करते हैं जब जमीन के अंदर, तो एक निश्चित जगह पे हमको पानी मिल जाता है। हम लोग को अंदाजा नहीं है, लेकिन जो कल का मिस्त्री है उसको पता है कितने लेयर पर है यहाँ पानी मिल रहा है ना। तो ये मिलना, जमीन के अंदर जो पानी, इसका हम लोग को अंदाजा नहीं है, लेकिन जमीन के अंदर भी पानी है। तो ये जमीन के अंदर जो पानी है उसी को बोलते हैं भूमिगत जल। ठीक है, जमीन के अंदर जो पानी है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? भूमिगत जल। तीसरा है जिसका नाम क्या है? वायुमंडलीय जल। ऐसा जल जो
अभी नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग वर्षा जल के नाम से जानते हैं। और वायुमंडल के द्वारा वर्षा होगी नहीं भूपृष्ठ पर अभी, जिसके लिए हम लोग व्याकुल है, परेशान है कि ईश्वर भगवान एक आध दो बारिश हो जाएगी, गर्मी से थोड़ा निजात मिले, राहत मिले। तो ऐसा जल जो वायुमंडल के द्वारा अर्थात वर्षा के माध्यम से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? वर्षा जल के नाम से। और सबसे आखिरी जो हमारे लिए कोई काम का नहीं, बेकार है, उसका नाम क्या है? महासागरीय जल। जानकर आपको मैं बता दूं, विश्व के कुल जल आयतन का लगभग 96.5, मैं आपको बताया था कितना पॉइंट, 96.5, मतलब लगभग सारे 96% क्या है? महासागर जल ही पाया। और ये 2.5% जो जल है उसमें ये तीनों है। आगे समझ में ना? समझ में आया? अलवणीय है यानी मीठा जल है। हिसाब जोड़ने आता है? काहे बेइज्जत करवाते रहते? 96 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ठीक है ना? लगभग 2.5% के पास हम लोग जब चलेंगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा? मृदु जल, मतलब मीठा जल है। यह आप कोई काम में कर सकते हैं। मीठा जल कहने का मतलब ये नहीं कि सबको हम लोग पी सकते, जैसे नदी का पानी पीने योग्य नहीं है लेकिन वो मीठा जल है। माल मवेशी उस पानी को पी सकता है, उसमें कोई जलीय जीव रह सकता है, हम लोग उसमें कुछ कपड़ा धो सकते हैं, कुछ दैनिक जीवन का काम कर सकते हैं। नदी बच्चों, नदी जो है वो आजीविका का बहुत बड़ा साधन होता है। जिस इलाके में नदी होता है वहाँ मछली पालन का कार्यक्रम बहुत ज्यादा होता है। उससे सटे लोग नदी में स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, सारा काम नदी से ही कर लेते हैं। जहाँ पे नदी नहीं होता है वहाँ पे शहरों के प्रदूषण बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जब भी कोई बड़ा शहर बनाया जाता है तो वह किसी न किसी नदी के किनारे ही अवस्थित कराया जाता है। जिस प्रकार आप जिस जिला में रहते हैं उस जिला का शहर किस नदी किनारे है? बूढ़ी गंडक। समझ में आया? अगर ये नदी नहीं रहता तो शहर के कचरे को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। शहर के नाले नालियों को गिराने का कोई खास जगह नहीं होता और शहर पूरा कचरा से क्या होता? बलबला जाता। समझ गया ना? तो नदियों का होना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल संसाधन का वितरण। तो बच्चों मैं बता दूं, जल संसाधन के वितरण में हम लोग जानते हैं कि विश्व स्तर पर जल वितरण को देखा जाए तो यह पता चलता है कि सबसे अधिक मात्रा में जल दक्षिणी गोलार्ध में है। सबसे अधिक मात्रा में जल किस में है? दक्षिणी गोलार्ध में। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, हम लोग के पास जल कम है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आपके जो 7 महादेश हैं उस 7 महादेश में एक ऐसा महादेश है जिसका नाम अंटार्कटिका है, जानते हैं ना? और वह पूरा का पूरा ग्लेशियर है, मतलब बर्फ है। समझ गए? भयंकर गर्मी से, लगातार पेड़ों की कटाई से गर्मी तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है आने वाले समय में वही पिघल जाएगा, यानी ग्लेशियर। और वो जब पिघलेगा तो पूरे धरती को क्या करेगा? डुबो देगा। अगर इस चीज से आप बचना चाहते हैं तो क्या करें? आप पेड़ लगाएं। बेहताशा गर्मी है और इतनी गर्मी है इस हालत में कि 45 डिग्री 46 डिग्री पहुंच रहा है, तब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। याद रखना, जब ये 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा तो हमारी क्या होगी? समझ रहे हो? और इसका एकमात्र कारण है हम लोगों ने जंगलों को काटना शुरू किया। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएंगे, जीवन को बचाएंगे। दूसरा कोई ऑप्शन हम लोग के पास नहीं है। आधुनिक होना जरूरी है, मॉडल होना जरूरी है, बिल्डिंग बनना जरूरी है, लेकिन ये भी साथ में जरूरी है कि आपने जो पेड़ों को काटा है उसके बदले पेड़ प्लांटिंग किया जाए। और ये बहुत बड़ा मुहिम है, ठीक है ना? आजकल लोग इस चीज को समझता है लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप फैक्ट्री में यहाँ से वहां, वहां से वहां करता। आजकल एक मैसेज बड़ी तेजी से ट्रेंड चल रहा है, इस गर्मी में, ठीक है ना, छोटे छोटे बेजुबान चिड़ियों को पानी देना चाहिए और दाना देना चाहिए। और हम इस मैसेज को आपके पास फॉरवर्ड कर दिए, आप मैसेज किसी और के पास फॉरवर्ड किए, ना हम डाले और ना आप डाले। समझ रहे हैं ना? ये जरूरी है। किसी काम को डायरेक्ट करने से अच्छा है 2-4 लगा करके उसका फोटो शूट करके किसी को दे करके समझाया जाए कि भैया ये काम हमने कर लिया है, अब इस काम को आप भी करिए। बात समझ में आई? एगो पेड़ पकड़ के 50 आदमी फोटो खिंचवाने से कोई फायदा है? 50 आदमी एक एक पेड़ लगा रहे थे तो 50 पेड़ हो जाता। और पेड़ की कोई कमी तो नहीं है। दीवार में न्यों पीपल का पेड़ रहता है, बसवाड़ी में, गांव में, देहात में बउआते रहेगा तो जिनने तेने मार अकलोल बकलोल पेड़ रहता है ना, उखाड़िए और ले जा करके लगा दीजिए। 50 आदमी एगो पेड़ में फोटो खिंचवाइएगा तो पेड़ भी शर्मा जाएगा। सब आदमी 50 आदमी 50 को पेड़ लेके जाइए, लगाइए और तब अपना अपना फोटो खींचिए। समझ गए? और सिर्फ लगा के फोटो नेताजी की तरह काम नहीं करिए।
उसको लगा दीजिए तो उसका क्या है, केयर भी करना है, समय से पानी भी देना जब तक वह एक अग्रसित पौधा न हो जाए। समझ में आई? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। विश्व का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर में हिमनद के रूप में पाया जाता है। लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है बच्चों? गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? और उसकी लंबाई कितनी बच्चों? 2500 किलोमीटर। कितना 100 किलोमीटर? तो दुनिया के जो 10 नदी हैं, तो दुनिया के सबसे बड़ी नदी का नाम है नील नदी। कौन नदी? वो लंबी नदी है बच्चों। और दुनिया के सबसे चौड़ी नदी का नाम है अमेजन नदी। कौन नदी? और जो दुनिया में जो 10 टॉप नदियां हैं, रिवर्स हैं, उसमें से भारत का 2 नदी आता है, एक का नाम गंगा है और दूसरे का ब्रह्मपुत्र, यानी टॉप 10 में हम लोग शामिल हैं। भारत में गंगा का विशेष महत्व है, इसे हम लोग गंगा माता के नाम से जानते हैं। गंगा का जल बहुत शुद्ध माना गया है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, शहरों के जहरीले पानी ने इसे क्या कर दिया? शुद्धता को खत्म कर दिया, इसे गुणवत्ता को क्या कर दिया? खराब कर दिया। बात समझ में आया? ये सुने हैं ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप, पापियों का पाप नहीं धो रहा है, अब शहरों का कचरा ढो रहा है। बात समझ में आई? और शहरों का कचरा ढोते धोते क्या हो गया? गंगा का अस्तित्व क्या हो गया? खत्म। वरना गंगा जल का शुद्धता अपना होता था। बात समझ में आई? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जल संसाधन का उपयोग। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? जल संसाधन का उपयोग। अब बताओ बच्चों, जल का क्या उपयोग हो सकता है? तो मैं शुरू बार में ही कहा हूं, जल अपने आप में एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कौन काम आ रहा है? जल। और जल जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो मैं बता दूं कि जल जब हमारे लिए जब जरूरी है, तो ये जल संसाधन का क्या क्या उपयोग है? तभी तो मैं बोल रहा था, कृषि करने में, मतलब सिंचाई के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, और बाकी खाने से लेकर के धोने तक, अर्थात कपड़ा धोना। ठीक है ना? तो खाने से लेकर के धोने तक में हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं? समझ में आया? बिना जल दिक्कत होगा। समझ रहे हैं? चलिए, हम लोग बहुत लकी आदमी हैं कि वैसे राज्यों में रहते हैं जहां पर जल साधारण अवस्था में मिलता है। मॉस्को एक ऐसा देश है, मैंने आपको बताया था, सॉरी, ऐसी राजधानी है, एक ऐसा शहर है जिस शहर में क्या होता है? बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां प्रत्येक मकान में क्या लगा होता है? गीजर लगा होता है। बाथरूम जाने से पहले गीजर ऑन करना पड़ता ताकि बर्फ पिघल के पानी आए। समझ रहे हैं ना? अन्यथा अंदर पानी का कोई उपाय नहीं रहेगा, बटन खुले रहेगा, पानी गिरिए नहीं रहा है। समझ गया ना? और हम लोग को ऐसी बात नहीं। वैसे दोपहर में थोड़ा अजीब फीलिंग होता होगा, अगर बाथरूम चले गए तो एनस का पार्ट बुझाएगा, जल के अलग हो गया। ठीक है ना? पानी खौला रहता है बाथरूम का। ठीक है ना? हाँ, दोपहर में ना, उसके लिए अलग से समरसेबुल ऑन करके फिर जाना पड़ेगा। व्यवस्था रखिए, नहीं तो दिक्कत है। मैं बताऊं, भूगोल के अनुसार प्राणियों में कितने में बच्चों? प्राणी, भूगोल के अनुसार मैं बोल रहा हूं, साइंस के अनुसार नहीं। एनसीईआरटी का अपना लैंग्वेज है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने मन से चेंजिंग करते हैं तो मार्क्स नहीं आएंगे। एनसीईआरटी जो लिख दिया वो भगवान का लिखा हुआ है, उसमें गलती भी है तो उसको चुपचाप मान लो। एनसीईआरटी बुक का अपना एक्सेप्शन है। तो भूगोल के अनुसार प्राणियों में 69% क्या होती है? जल की मात्रा होती है, जबकि पेड़ पौधे में 65% से लेकर के, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूं, विज्ञान कहता है मनुष्य के अंदर 75% जल है, लेकिन भूगोल कहता है एनसीईआरटी कितना प्रतिशत? 65%। तो जब साइंस का एग्जाम देने जाइएगा ना, तो वहां पे कितना लगाइएगा? 75%। लेकिन जब भूगोल का एग्जाम में जाइएगा तो लाए कितना? यही पढ़ने का मतलब है। बात समझ में आया? कि सेल माने बायोलॉजी वाला मास्टर कोशिका, और सेल माने फिजिक्स वाला मास्टर बैटरी। समझ रहे हो ना? तो पढ़ाई बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट के पास चले गए तो बोलेगा सेल माने बेचना। बात समझ में आया? नाव खेने वाले के पास चले गए तो बोलेगा सेल माने नाव खेना। तो कहने का मतलब है, एक ही वर्ड का अलग अलग मतलब है, पढ़ाई यही है। 65% आपके पास जल है भूगोल के अनुसार, जबकि पेड़ पौधे के पास 65% से लेकर कितना प्रतिशत? 99% तक वाटर पाया। इस गर्मी में डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए तरबूज खाइए।
तरबूज जानते हैं? तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, लालमी हो गया, फ्रूट हो गया, खीरा हो गया, इन सभी चीजों में क्या होता है, डिहाइड्रेशन कंट्रोल करने की क्षमता ज्यादा होती है, अर्थात जल की मात्रा ज्यादा होती है। बात समझ में आया? नारियल पानी भी पीजिए, वो तो ऑलरेडी वाटर है ही, लेकिन हम ऐसे फलों को बता रहे जिसके अंदर क्या है, डिहाइड्रेशन बहुत अधिक मात्रा में हो। लेकिन याद रहे, ऐसे फल खाने के बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि उसमें पानी की अधिक मात्रा ऑटोमेटिक होती है। अगर आप पानी पीते हैं तो आपका तबीयत खराब हो जाए। जैसे तार का फल खा रहे हैं, उसमें भी डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, कंज्यूम करेगा, आपके बॉडी के अंदर वाटर लेवल मेंटेन करेगा, लेकिन अगर आप पानी पी लीजिए तो आपको पानी चढ़ाने की नौबत आ जाएगी। तो सोच समझ करके चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। बहुउद्देशीय परियोजना, कौन परियोजना? देखो याद रखना, बहू हम लोग क्यों लाते हैं, कन्या क्यों लाने के लिए? तो कन्या लाने का एगो काम है, सबसे पहले अमनवा बह गया था तो अगर मन लगेगा, इन्ने उन्हें जे घूम रहा है उसको देख के हिरिंग विरिंग बोल रहा था, उसको देख के हिरिंग विरिंग बोल रहा था, तो पत्नी आ गई तो पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहेगा। तो पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि हमारा जो संपत्ति था उस संपत्ति को देखने के लिए एक अगला वंशज चाहिए, तो अमन का शादी ब्याह कर दिए तो फिर अगला जनरेशन होगा, मतलब बाल बच्चा होगा। दूसरा कंडीशन है। तीसरा अगर हम लोग जो चलते हैं, तीसरा कंडीशन क्या है, तो घर में बहुत सारा काम टाइम पर नहीं हो पाता था, खाना एकदम लजीज व्यंजन टाइम से चाहिए, ठीक है ना, घर साफ सुथरा होना चाहिए, यहाँ तक कि बाथरूम सीट भी अच्छे से साफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो सारा काम किस पर है, उस बहू पर। समझ में आया? सास को पूरा मसाज चाहिए, देवर का कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, ससुर को टाइम से चाय चाहिए, ठीक है ना, और अमन को हर चीज चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारा सुख सुविधा, ठीक है ना, कौन दे सकता है बच्चों? अब बस इसके बगल में लगा दो उद्देश्य। एक आदमी कितना काम कर रहा है, एक बहू आने से कितना उद्देश्य पूरा हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तब बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ होता है, बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध वैसे परियोजना से है जिसमें इन्वेस्टमेंट एक काम के लिए किया जाए और उसे बहुत ज्यादा फायदेमंद होने, मतलब बहुत सारा काम संचारू रूप से हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक पोखर में क्या किया, मछली पालन शुरू किया। क्या किया? मछली पालन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक बड़ा सा भिंडा बनवा देंगे, मोटा सा डैम, और उस पर क्या करेंगे, पौधा लगा देंगे। तो पहला काम क्या होगा, वृक्षारोपण हो गया, यानी वृक्ष से हमको इनकम आएगा। नीचे क्या हो रहा है, मछली पालन हो रहा है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, पीला लगा के जाली लगा देंगे, मुर्गी पालन करेंगे, फार्मिंग, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, मुर्गी जो टॉयलेट करेगा वो डायरेक्ट जल में गिरेगा और मछली उसको खा करके डेवलप हो जाएगा। तो ऊपर मुर्गी, नीचे मछली, बगल में पेड़ पौधा। अगर ऊंचाई पर जल है तो मछली को मार देंगे, पानी गिरा देंगे, टरबाइन घुमा देंगे और उसे क्या हो जाएगा, बिजली का उत्पादन हो जाएगा। तो कहने का मतलब काम एक कर रहे हैं और 3-4 फायदा, 3-4 उद्देश्य रखे हैं। बात समझ में आई? इसी को क्या कहते हैं, आपके पढ़ने से सिर्फ आपका ही कल्याण नहीं हो रहा है, आपके पढ़ने से आपके खानदान का नाम रोशन होने वाला है, अगर पढ़ाई बहुत अच्छा किए तब। और उद्देश्य बहुत सारा है, दहेज ज्यादा मिलेगा, लड़की लोग को और दहेज ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला उद्देश्य तो यही है, ठीक है ना। उसके बाद पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। सारे लोगों के मन में ऐसा इच्छा रहता है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब करिएगा तो खूब घूस लीजिएगा, ठीक है ना, यही सब चलता है मन में, खूब अमीर हो जाएंगे जल्दी। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। जॉब जब हो जाएगा तो ईमानदारी से काम करना, समझ गया ना। सिर्फ ऐसा कहना लोगों के सामने, करना तो तुमको अपने मने का है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना समझ में आ गया बच्चों। मैंने आपको पढ़ा दिया था, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था बच्चों, मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? बहुत अच्छी बात है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में मैंने पहले चैप्टर में चर्चा कर दिया था। कौन थे बच्चों इसके नेता? मेघा पाटेकर। कौन थे? मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्रियाकलाप किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस पर क्या बनाया जाने लगा था बच्चों, बांध बना जाना। क्या बना रहा था? और बांध बनाने से लोगों पर नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चला गया, नर्मदा नदी पर टिहरी बांध परियोजना शुरू की गई थी। टिहरी बांध बनने से नर्मदा का अस्तित्व खत्म हो जाता, साथ ही उससे जुड़े लोगों की आजीविका बहुत क्या हो जाती, दिक्कत हो जाती। तो उस आजीविका को पूरा करने के लिए, उनका आजीविका नहीं खराब हो,
नर्मदा का अस्तित्व बचा रहे, इसलिए मेघा पाटेकर ने क्या किया, अपने नेतृत्व में लोगों के साथ इकट्ठा किया और नर्मदा बचाओ आंदोलन का अभियान शुरू किया। आगे समझे बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जल संकट। अब ये जल संकट क्या है, हम चर्चा कर रहे थे। अभी हम लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। पेपर में, अखबार में आते रहता है कि लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, पीने का जल नहीं है। बात समझ में आई? पीने का जल नहीं है। लोग गैलन लेकर के, लोटा लेकर के, बाल्टी लेकर के कहीं कहीं बहुआ रहा है, परेशानी है। तो जब किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार उसकी जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, बात समझ में आई? हम लोग लड़के हैं तो एक बाल्टी में नहा लेते हैं। ये छिपकली सब जो है बाथरूम बंद कर लेगी एकदम 5 बाल्टी, ठीक है ना, रगड़ित है, अब बर्बाद कर रहा है, जल बर्बाद कर रहे हो। तमाम छिपकली से निवेदन करेंगे कि आप लोग जल का दोहन मत करिए, ठीक है ना। हम लौंडों का कहानी अलग है। हम लोग 1 बाल्टी बहुत हो गया, ज्यादा 2 बाल्टी मैक्सिमम। हम लोग मैल छुड़ाने के चक्कर में नहीं रहते हैं, क्योंकि सबको पता है पैसा हाथ का मैल है, और मैल गिर गया तो पैसा गिर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग पैसा उसा बर्बाद करते हैं। यही लोग को तो दूसरा का पैसा उड़ाना है, तो खूब रगड़ रगड़ के। जल संकट यहीं से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। टंकी में पानी खाली, हम लोग कभी नहाने गए, पानी खत्म नहीं होता है। ये लोग जब निकलते हैं टंकी में पानी खत्म हो गया, 1-1 घंटा अंदर बाथरूम में लगाओगे नहाने में, तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना। जल संकट से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप क्या कीजिए, वर्षा जल को संग्रहित कीजिए, भौम जल स्तर को ऊपर की तरफ उठाइए। अब भौम जल स्तर क्या होता है समझिए, जिसको अंग्रेजी में लेयर कहते हैं। आप लोग सुने ना, लेयर नीचे चला गया है। इसी जमीन के भीतर के जल स्तर जब नीचे की तरफ चला जाता है या ऊपर की तरफ रहता है, जिस स्तर पर रहता है उसे ही हम लोग भौम जल स्तर कहते हैं। जब ये नीचे चला जाता है तब दिक्कत है। अब जैसे देखो, किसी किसी का कॉल होता है, नहीं चलता है गर्मी में, काहे नहीं चलता है, सो सुनो। अभी हम लोग क्या किए बच्चों, समरसेबुल हलवाए हैं। तब मान लो कोई आदमी कॉल हलवाता है 60 फीट, कितना फीट, या 80 फीट मान लो, या 100 फीट मान लो हलवा लिया, और समरसेबुल ले लिया 300 फीट। अब तुम सोचो कि कोई आदमी इतना नीचे से पानी टान रहा है तो ऊपर पानी रहेगा, नीचे ही से सारा पानी टान ले रहा है। जैसे कोई आदमी मिठाई बांट रहा है, एगो आदमी यहाँ ले रहा है हाथ, एगो आदमी ऊपर उठा दिया, तो नीचे वाला को मिठाई मिलने वाला है। वही वाला हाल इसका है। हम लोग 100 पर फीट पर बैठा के ताक रहा है पैरा कि मैं पानी आ गया, तो नीचे ही से कोई आदमी पानी चूस ले रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि हमको 500 फीट गड़वाना पड़ेगा। कंपटीशन चलेगा ना, तो चलो अब ठीक है, तुम 300 हलवाए, रुको आज ही हम बोर करवा देते हैं, केवल 500 चल गए, नीचे डाल दिए 500 आराम से। नगर निगम को पता चलेगा तो अब ना ये गाछी में 500 हल रहा है कि 5000 हल रहा है, बात समझ में आई। लेकिन स्थिति यही है कि हम लोग कोई इलीगल काम ना करें, क्योंकि यह भौम जलस्तर के नियम के क्या है, खिलाफ है। सभी लोगों को समान रूप से पानी मिलना, इसीलिए देख रहे हो नगर निगम क्या कर रहा है, समरसेबुल लगवाने से पहले परमिशन कह रहा है लो हमसे। परमिशन लेने का मतलब क्या, लिख देता है इतना पर लेयर अच्छा है, इससे ज्यादा नहीं करना है, अगर इससे ज्यादा करोगे तो तुम पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, जल संकट सबको समझ में आ गया बच्चों। वर्तमान समय में लगभग 22% जल विद्युत प्रयोग में हो रहा है। 22% जल हम लोग पनबिजली में इस्तेमाल करें, वो पानी हमारे कोई काम का। केवल कानपुर में मैं बताऊं जल संकट होने का कारण क्या है, तो गंगा के बारे में बता रहा था। गंगा की लंबाई कितनी है बच्चों, भारत के उत्तराखंड राज्य से शुरू होकर के गंगोत्री नामक जगह से शुरू होकर के या बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपनी इस भारत से अलविदा ले लेती है। भारत के 4 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है। पहले का नाम उत्तराखंड, दूसरे का नाम है उत्तर प्रदेश, तीसरे का नाम है बिहार, और चौथा का नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जाने के बाद गंगा अपने अस्तित्व को क्या करती है, खो देती है, और बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। आगे समझ में। अब वहां जब नदी में गंगा नदी का जब पानी पहुंचता बांग्लादेश, तो पूरा खराब हो चुका होता है, क्योंकि यह जो जब उत्तराखंड राज्य में पानी बहुत शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में आता है, मैं जानकारी के लिए बता दूं, चमड़े की नगरी किसे कहा जाता है, कानपुर को। किसको,
कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कानपुर भी गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। अकेले कानपुर में एक डाटा बताता है कि 180 चमड़ा का कारखाना है जो प्रतिदिन लगभग 58 लाख लीटर मल जल निकालता है। चमड़ा मतलब समझ सकते हैं, मरे हुए जीवों के, मवेशियों के, वो किसी भी जीव के चमड़े हो सकते हैं। अगर आप गंगा की शुद्धि चाहते हैं तो आज से ही चमड़ा का सामग्री क्या हुए, त्यागिए। जब आप यूज नहीं करिएगा तो उधर क्या होगा, थोड़ा बनेगा कम, समझ रहे हैं ना। लेकिन इस चीज को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पर हम लोग डिपेंडेंट है। क्या क्या चीज अवॉइड करेंगे? हाथ में घड़ी है, इतनी सुंदर घड़ी है, इसका जो बेल्ट लगा हुआ है किसका है, चमड़े का। आप लोग देखोगे बड़े बड़े मंदिरों में, ठीक है ना, जीन्स पैंट बेल्ट ये सब चीज अलाउ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों? क्योंकि वो अब उसको पता है ये बंदा जो है कमर बंद जो करके आया है वह चमड़े का है। समझ में आई? तो लेदर अकेले कानपुर में लगभग 180 चमड़े की फैक्ट्री और लगभग 58 लाख लीटर पर डे पानी, मल जल मतलब गंदा पानी उसमें डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो गंगा कहाँ जाएगा, कितना बर्दाश्त करेगा? और तब गंगा का पावर क्या हो गया है, धीरे धीरे गुणवत्ता खराब हो गई। जल संकट का वो पानी पीने लायक नहीं है, गंदा हो गया। समझ गया ना? बचा खसा रसम क्या पूरा कर देता है, बनारस आते आते पूरा हो जाता है, और जो कुछ बचा होता है बिहार आकर के चिकन कर देते हैं। बांग्लादेश जाते जाते तो गंगा का हालत गंदा हो गया रहता है, ठीक है ना। और गंगा अब गंदा के नाम से जानी जाने लगी रहती। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है जल संरक्षण की प्रबंधन की आवश्यकता। हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोग बुद्धिमान हैं और बुद्धिमान होने के साथ साथ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि अमन का हम शादी कर दिए, उसका बाल बच्चा होगा तो बिना पानी का तो तड़प के मर जाएगा ना। तो भविष्य के लिए तो पानी के बारे में सोचेंगे ना, कैसे सोचेंगे? तो जल की प्रबंधन की आवश्यकता है, बुद्धिमानी पूर्ण। एकदम ध्यान दे रहिए, छिपकली अंदर गई तो 1 बाल्टी पानी, और बाहर है ना बटम रखिए, 2 बाल्टी पानी भराया, पानी लॉक। अब 2 बाल्टी से पानी ज्यादा नहीं देना। जब हम जल का उपयोग बुद्धिमानी पूर्ण करते हैं, ब्रेन के हिसाब से करते हैं कि जल का उपयोग उतना ही किया जाए जो जरूरत हो। जल का दोहन, ब्रश करने जाते हैं, नल खोल देते हैं, आधा घंटा दांत नहीं हरेगा, ही करते रहेगा, तब फिर इन्हें नल बहिए रहा है, ठीक है ना। बाथरूम में जाएगा, नल खोल देगा और एकदम चल रहा है, एकदम दनादन, पानी बर्बाद हो रहा है। काम भर पानी जियान करो, ठीक है ना, कोई आवश्यकता। जल का उपयोग उतना ही करो। पीने जाते हो पानी, देखते हो ना, जब तुम खरीद के लाते हो बिस्लेरी वाला पानी 20 रुपया में, हरियर का डिब्बा में, तो क्या करते हो पानी को देख के, जितना जरूरत होता है उतने गिलास में निकालते हो, अब पी लेते हो, रखते हो, है ना। कॉल में से भरते हो, 1 लोटा भर लिए, तैका नहीं पिए, पूछ पाछ भूख भूख करके फेंक दिए। तो उस पानी और उस पानी में क्या अंतर है? पानी तो दोनों एक ही है। तो आप जब खरीद करके लाए तो आपको समझ में आ रहा है, 20 रुपया के एगो बोतल खरीद लिए तो अमृत लेकर एकदम कांख में दाबले रहेगा, बहु आते रहेगा, तई को पानी नहीं बचना चाहिए, पूरा एकदम चाटिए जाएंगे, पानी ये है। तो तुम अगर जल का अगर दोहन इस प्रकार करोगे तो आने वाले समय में, अभी पानी फ्री है तो 20 रुपया में 1 लीटर मिल रहा है, सोचो। और जब ये खत्म हो जाएगा, शॉर्ट होने लगेगा, तो कै रुपये लीटर मिलेगा? यानी मासिक खर्च में, ठीक है ना, पता चलेगा कि रोज दिन हम 3 लीटर 4 लीटर पानी पी रहे हैं। अगर 200-300 रुपये हो गया तो 1200, आई 12 को लड़का पैदा करेगा तो 1,40,000 दिए बिल उठ गया। समझ रहे हो? अमनवा तुम कमजोर समझते हो, ठीक है ना। वो वाला कॉमेडी नहीं सुने हो? इसके ससुर जी बोले थे कि हमारी बेटी का पेट खाली नहीं रखिएगा, तो लगातार पेट खाली नहीं रख रहा है। जल संरक्षण की क्या आवश्यकता है? जल संरक्षण की आवश्यकता क्या है तो सुन लीजिए। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जल संसाधन की आपूर्ति सीमित है। जिस प्रकार वर्षा नहीं हो रही है उस प्रकार क्या है, वर्षा जल एक निश्चित सीमित मात्रा में है, समझ में आई। और सीमित मात्रा में होने के कारण दिन पर दिन यह जल खत्म होते जा रहा है, इसलिए इसका दोहन नहीं करना चाहिए। पहला, जल की उपलब्धता बनाए रखना। क्यों जरूरी है बच्चों? जल हमेशा मिले, इसीलिए हमको जल की प्रबंधन करनी चाहिए। तो जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए दूसरा जो कंडीशन आता है वो कहता है जल को प्रदूषित होने से बचाना है। जल को क्या होना है बच्चों? प्रदूषित होने से बचाना है। इसीलिए आज से ही मूर्ति पूजा छोड़िए,
सबसे ज्यादा जल प्रदूषित किससे होता है? मूर्ति पूजा से। हम लोग पूजा करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, बड़का बड़का सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी बना लेते हैं और उसको क्या करते हैं? ले जा करके जल प्रदूषण कर देते हैं, सीधे ले जाकर उसमें फेंक दिए। मरा हुआ माल मवेशी ले जाकर सीधे फेंक देते हैं, कचरा को सीधे लेके उसमें फेंक देते हैं और सब लगता है दहाने। जल की क्या हो जाती है? गुणवत्ता खराब हो जाती है। समझ में आई? शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा पक्कीकरण भूमि जल प्रवृत्ति हेतु बाधक तत्व माने जाते हैं। और प्रदूषित जल का स्वच्छ कर, तीसरा बच्चों क्या है? प्रदूषित जल को स्वच्छ करना है। प्रदूषित जल का क्या करना है? स्वच्छ करना है और उसका पुनः चक्रण करना है। यह पुनः चक्रण क्या मतलब? रिसाइकल करके उसका उपयोग करना है। हम लोग के पास ऐसा टेक्निकल डेवलप हो गया है कि नाले को भी पानी को साफ करके पिया जा सकता है, समझ गया ना? लेकिन अभी वो दिन नहीं आया है। आप लोग डिस्कवरी पर देखते होंगे, डिस्कवरी पर कभी काल टूर पर जाता है, पानी पीने को नहीं मिलता है तो वही पेशाब कर लेता है और पेशाब को फिर वेपराइज करके फिर क्या करता है? क्योंकि आप लोगों को पढ़ाए थे यूरिन में 96% क्या होता है? वाटर होता है। 96% पेशाब में जल होता है, 2% यूरिया, 2% यूरिक अम्ल। तो ये 2% यूरिया, 2% यूरिक अम्ल को हटा देंगे तो पानी जैसा पेशाब का टेस्ट हो जाएगा। तो उसी को हटा देते हैं और लगते हैं पीने। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है। क्या आप जानते हैं मेघालय का एक मानिस नाम जगह है जहां में विश्व की सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जो कहाँ पड़ते हैं बच्चों? भारत में होती है। और पेयजल संग्रहण, जल संकट निवारण का लगभग 25% जल संग्रह से होता है। और वहां पे पानी पीने का जो पार्ट जो मिलता है वो जल पर, जो छत पर जो पानी जमा होता है ना, उसको जमा करके लोग पानी, अगर मैं बता दूं, अगर पानी को, अगर बरसात के पानी को अगर साफ तरीके से अगर लोक लिया जाए, जमा कर लिया जाए तो उससे शुद्ध पानी कोई नहीं होगा, आप पी सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन उसको हम लोग जमा नहीं कर पाते हैं, उसको इकट्ठा नहीं कर पाते। कैसे इकट्ठा करेंगे? तो दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले अपने छत को खूब अच्छे से साफ सुथरा करना पड़ेगा, धो धा के पहले रखना पड़ेगा और गीत गाना पड़ेगा। आरे बादल कारे बादल, गर्मी दूर भगा दे बादल, रिमझिम रिमझिम बूंदे बरस, है ना? अब बूंदा बरस गया, अब बरसा, बस पानी दनादन लगे लोकना, लगाओ रे हरियर का, अब पानी एकदम लोड कर, 2-4-5 दिन चलता रहे। समझ में? हाँ, हरियर का बोतलवा नहीं रहता है, हरियर का बोतलवा 20 लीटर ही, ठीक है ना? आपको मैं बता दूं, भूमि के अंदर जो जमीन वाटर है उसका लगभग 22% वाटर जो है ना, वह किससे आता है? वर्षा से आता है। किससे आता है बच्चों? वर्षा से आता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार के, वर्षा जल कैसे? अब आपको जानना है सोन परियोजना के बारे में। किसके बारे में? ये सोन परियोजना क्या है? ये सोन नदी घाटी परियोजना जो है, देखो 3 प्रकार की परियोजना बनाई गई बिहार में। एक का नाम है सोन परियोजना, दूसरे का नाम है गंडक परियोजना और तीसरे का नाम है कोसी परियोजना। बच्चों हम लोग गंडक परियोजना के करीब रहते हैं, जो पश्चिम चंपारण के आसपास है, ठीक है ना? अब तुम देखो, गंडक परियोजना का काम है नेपाल से जो पानी आता है उस पानी को कंट्रोल करना और निश्चित समय पर छोड़ देना। पहले सुनते थे एक वर्ड जिसका नाम है कि पानी भैंसा लोटन से आता है, तो पहले सोचते थे कि पानी में कहीं भैंसा उसा तो लुटाता नहीं है, लेकिन बाद में पता चला पानी जो यहाँ से आती है वो एक जगह का नाम है भैंसा लोटन, तो वहीं से बैराज खोल देता है और पानी आ जाती है। पहले पानी हम लोग के यहाँ जो छोड़ा जाता है वो बागमती नदी में छोड़ा जाता है। जब बागमती नदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब हम लोग पानी को कहाँ छोड़ देते हैं? बूढ़ी गंडक में। और बूढ़ी गंडक में जब पानी आता है तो हम लोग को बूढ़ी बना देता है, ठीक है ना? यानी उबरू उबरू करना शुरू कर देते हैं, यानी बाढ़ के इलाके में है। सोन नदी घाटी बिहार की सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन घाटी परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने इसे 1874 में बनाया था। याद रखना, यह डेहरी के समीप पूरब और पश्चिम दिशाओं में नहर निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। पूरब में नहर से पटना गया और औरंगाबाद जिले में लगभग 3 हेक्टेयर, ठीक है ना, 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इस नहर के पश्चिमी शाखा में किसको भेजा गया है? भोजपुर को, समझ गए, और बक्सर जिले को भी संगठित किया गया है। समझ में आ गई सोन नदी घाटी के बारे में। उसके बाद ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज भी बिहार का चावल का कटोरा नाम से विभूषित किया
जाता है। याद रखेंगे, रोहतास जिले में अधिक मात्रा में क्या होती है, चावल का उत्पादन होता है, और सोन का यह जो क्षेत्र है उसीलिए उसे क्या कहा जाता है, चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रकार के भी परियोजना कुछ विकसित की गई है, जिसमें दुर्गावती जलाशय, क्यूल जलाशय, बागमती परियोजना और कन्नार परियोजना के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रश्न थे जिसका जवाब मैंने आपको कल लिखा दिया था, जैसे बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना को समझना है तो बहु को समझ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। दूसरा, जल संसाधन का उपयोग लिखिए, तो जल का उपयोग क्या करते हैं आप लोग को पता है। तीसरा, अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है, इसके बारे में समझिए। अंतर्राज्यीय जल विवाद का अर्थ वैसे विवाद से है जब दो राज्य जल के लिए लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। जब दो राज्य आपस में पानी के लिए आपस में क्या करते हैं, टीका टिप्पणी करके लड़ना शुरू करते हैं, झगड़ना शुरू करते हैं बच्चों, ऐसी अवस्था को अंतर्राज्यीय जल विवाद के नाम से जानते हैं। जल संकट क्या है, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। जब किसी भी मानव को आवश्यकता से, मूलभूत आवश्यकताओं से जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, वैसी अवस्था को क्या कहते हैं, जल संकट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है भूगोल में कि तुम डाटा याद रखो और अपने से लैंग्वेज बनाकर लिखना सीखो। तुम चाहोगे रट करके लिखना, जीवन में कभी संभव नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, जो डाटा है एग्जैक्ट याद रख लो कि प्राणियों में 65 से लेकर 99% तक, पौधों में 65 से लेकर 99% जल होता है और आदमी में 65% होता है। ये डाटा हो गया। आप बात बनाने को डाटा अच्छा लिख दो और आप बात बनाना शुरू कर दो। समझ में आई? सारा बात बनाओगे तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा, और नहीं तो तुम एग्जैक्ट रट के लिखोगे, जीवन में कभी। हाँ एकदम। अब इसी चीज को तो बोलते हैं समझाना। अगर हम आपको ये चीज समझा रहे हैं, आपके दिमाग में सेटल हो गया, तो आप अपने से ही लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में बच्चों लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। इस टॉपिक को पढ़ के विद्यार्थी ने क्या समझा है, बात समझ में, उस चीज को लिख दो, बस कहानी खत्म। इस प्रकार आप लोग की ये चैप्टर बच्चों खत्म हो गई। एक और क्वेश्चन है, भारत में नदियों के प्रदूषण का कारण का वर्णन कीजिए। 180 कानपुर में क्या है, 180 चमड़े की फैक्ट्री है। दूसरा, जो लगभग कितना लाख, 58 लाख वाटर पर डे गंदा जल, मल जल क्या करता है, उसे प्रवाहित करता है, जिसके कारण क्या होती है, उनकी गुणवत्ता खराब रही, नदी पर देते। ये वो डाटा हो गया। अब वही डाटा पर घुमा के लिख दो, नाले का जल आता है, कचरा फेंक देते हैं, मूर्ति विसर्जन करते हैं, बात बना करके इफेक्ट करके लिखो। समझ गए? अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है पहला, जल संरक्षण से आप क्या समझ, तभी बता रहे थे, जल को बचाना, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, भविष्य के बारे में सोचना, जल संरक्षण का अंतर्गत आता है। इसके क्या उपाय हैं, क्या उपाय हैं जल संरक्षण के, तो जल की उपलब्धता, जल की प्रदूषण से रोकना, प्रदूषण को स्वच्छ करके पुनः चक्रण, जल को क्या करो, गंदे जल को फिर साफ करो और उसे क्या करो, पुनः चक्रण करके उपयोग करना सीखो। वर्षा जल मानव जीवन में क्या भूमिका, मैं आपको बता रहा था ना कि मेघालय में लगभग 25% लोग जो है छत का पानी जमा करके क्या करते हैं, पीते हैं, जिसमें वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा क्या होती है, वही होती है। ठीक है ना? इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग गौ सेक्शन पढ़ेंगे, वन एवं वन प्राणी, जो कि अगले क्लास में। ठीक है।